नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ऊंटों का प्रबंधन। ऊंट का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कैमल। कि जो पशुपालक किसान होते हैं, पशुपालक हैं, उनको ऊंटों का प्रबंध कैसे करना चाहिए, देखते हैं कि ऊंट एक धैर्यवान, सहनशील प्राणी माना जाता है। यह अन्य पालतू पशुओं की अपेक्षा इसको साधना या सिखाना कठिन होता है और यह उत्तेजित उत्पाती प्रवृत्ति का होता है। झुंड में रहना पसंद करता है और कई वर्षों के अंतराल के बाद भी ऊंट सरलता से अपने स्थान पर पहुंच जाता है। अन्य पालतू पशुओं की भांति यह अपने पालक के साथ सामान्यतः बहुत घनिष्ठ नहीं हो पाता है। पशुपालक के साथ में ये घनिष्ठ नहीं हो पाता है, उत्पाती प्रवृत्ति का होता है। सदियों से मरुस्थलीय प्रदेश की कठिन परिस्थितियों में इसकी शारीरिक बनावट भी उसी के अनुकूल परिवर्तित तो हो जाती है, उसी के अनुकूल परिवर्तित हो जाती है, जिसका निम्न कारण होता है शरीर, विशाल शरीर होने के कारण तेज धूप सहन नहीं कर पाता है और ऊंट की अपेक्षा या छोटे ऊंट आकार के ऊंट की अपेक्षा दिन की गर्मी में धीरे धीरे गर्म होता है और पानी की खोज में यह बहुत ही दूर तक निकल जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसका शारीरिक जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस कारण से यह पानी की खोज में कई मीलों दूर चला जाता है। इसके अलावा इसकी जो कुबड़ होती है, कुबड़ की विशेषता यह होती है कि इसका जो आकार है 50 सेमी से इसकी ऊंचाई होती है और 200 सेमी इसका गहराव होता है। तो 50 सेमी से 200 सेमी ऊंचाई, 50 सेमी और इसका जो गहराव होता है वह कितना 200 सेमी के आसपास होता है। इसके साथ में जो इसकी त्वचा होती है वो वसा की तरह है, नहीं के समान होती है, यानी कि वसा की जो तह होती है वो नहीं होती है, इसकी त्वचा में वसा नहीं होती है और ताप को निकालने में इसे सुविधा रहती है। यानी कि त्वचा में वसा, ये कह सकते हैं कि वसा रहित त्वचा होती है और जो शरीर का ताप होता है तो वह ताप उस त्वचा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से उसकी त्वचा वसा रहित रहती है और तापमान बाहर निकल जाता है। इसकी जो हड्डियां होती है वो चौड़ी होती है, चपटी होती है और गद्देदार होती है, जो ऊंट को चलने फिरने में आसानी रहती है। बैठने में भी वह गद्दीदार ऊंट को एक आराम प्रदान करती है, ऊंट आसानी से बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ये ऊंट है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसके जो गद्देदार पैर होते हैं, पंजा होता है, सुदृढ़ होता है, इसकी पकड़ है वो अच्छी होती है और रेतीली भूमि पर यह सुगमता से चल सकता है, चलता है और इसी कारण से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ऊंट जब बैठता है तो वह भूमि के संपर्क में आता है तो उसका वक्ष स्थल होता है वह, और चारों पैरों के घुटनों के बीच में एक मोटी कठोर त्वचा की गद्दी होती है जो उसको उठने और बैठने में सहायता करता है। इसके साथ में इसकी जो गर्दन होती है, सिर है, वो कठिन परिस्थितियों में भी
जीवित रह पाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और सहन संवेदनशील होता है। कटीली झाड़ियां, वृक्षों के पत्तियां, कांटे आदि को चुभने से इसे बचाती है। तो इस प्रकार से ये ऊंटों का एक सामान्य जो वातावरण है, उसकी जो शारीरिक विशेषता है, वह किस प्रकार के वातावरण में आसानी से रह सकता है। अब पशुपालक जो होते हैं, जो ज्यादातर जो पशुपालक जो जाति होती है, रहवारी जाति होती है, वह ऊंटों का पालन पोषण करता है। इसके अलावा जो किसान होते हैं वो ऊंट रखते हैं, उनके उद्देश्य अपने अपने हिसाब से होते हैं। खेती कार्य करने के लिए भी होता है, बोझा ढोने के लिए भी, और यात्रा के रूप में भी इनको रखा जाता है। तो ऊंट होता है, तो ऊंटों का प्रबंधन करने में उनकी आहार व्यवस्था पर ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए, ऊंट भूसा व फलीदार चारा उसको पसंद करता है, यानी कि उनकी आहार व्यवस्था कर रहे हैं। तो आहार व्यवस्था में ऊंट को किस प्रकार का आहार, किस ऋतु में कौन सा आहार पसंद होता है। तो देखिए, ऊंट को सूखा जो भूसा होता है वह, और उसके साथ में जो फलीदार चारा होता है वो उसको पसंद होता है। तो इसका जो अनुपात होता है 1:1 के बराबर होता है, यानी कि भूसा 1% और फलीदार चारा 1%, यानी कि जितना भूसा हम लेंगे उतना ही हमें फलीदार चारा भी लेना चाहिए। इन दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा भूसा या मोठ हो सकती है, तो उसकी सूखा चारा और उसके साथ में जो फल गट्टी होती है वह भी हम दे सकते हैं, और उसका अनुपात 65:35 के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों की मात्रा 35% भूसा या मोठ का चारा और 65% भूसा या मोठ का चारा और 35% फल गट्टी का चारा, इसका अनुपात रखना चाहिए। इसके साथ साथ में जो ऊंट को आहार व्यवस्था में वर्षा ऋतु के अनुसार क्या पसंद है, भरूट है, जिसको हम देसी भाषा में भरभूटिया बोलते हैं, तो भरूट है, अंजन घास है, सेवन घास है, बेकरिया है, गोखरू है, लापला है आदि भी इनको पसंद, ये घास है जिसको पसंद है। मोठ, गवार, बाजरा, बोरडी का पाला जिसको हम झाड़ बोलते हैं, खेजड़ी की लौंग जो पेड़ों की होती है, यह वर्षा ऋतु में इसको अधिक पसंद होती है और ये उपलब्ध भी होती है। ये हम पशु को खिला सकते हैं, ऊंट को खिला सकते हैं। शीत ऋतु के अंदर पेड़ों की जो पत्तियां होती है, पाला है, मोठ का चारा है, गवार की गुट्टी है, ये सूखे चारे के रूप में हम पशु को दे सकते हैं। और इसके अलावा हरा चारा होता है, तो शीत ऋतु में जो हरा चारा उपलब्ध होता है उसमें सरसों, रिजगा, जई, मेथी, बरसीम आदि को हम हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है, खेजड़ी की जो पत्तियां हैं, खेजड़ी जो वृक्ष है उनकी पत्तियां, लौंग जिसको बोलते हैं हरी लौंग, जाड़, नीम, और ये सूखे चारे के रूप में पशु खाता है। और इसके साथ में चरी है, जो हरी चरी होती है, चरी, बाजरा, चौला आदि को हरे चारे के रूप में पशु पसंद करता है। तो ये इसकी आहार व्यवस्था में हम देख रेख रख सकते हैं। तो पशु को इस प्रकार से आहार देना चाहिए। इसके साथ में अब आता है ऊंट की प्रजनन व्यवस्था, यानी कि जो मादा ऊंट होते हैं उनकी प्रजनन व्यवस्था में पशुपालक को क्या देख रेख करनी चाहिए, उनकी प्रजनन व्यवस्था कैसी होती है। तो मादा जो ऊंट होते हैं, जो इसका जो प्रथम ब्यात होता है वो 3 से 4 वर्ष के अंतराल से होता है, और इसके प्रजनन करने के लिए, संकरण करने के लिए जो नर ऊंट का उपयोग करते हैं उसकी आयु 5 से 6 वर्ष के जो ऊंट होते हैं, प्रारंभिक रूप से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, वो योग्य होते हैं। दूसरा होता है सर्दियों में गर्भ धारण करने की क्षमता मादा ऊंट में अधिक होती है, यानी कि ये इसका मध्यकाल जो आता है वो सर्दी ऋतु में आता है। तीसरा है गर्भ काल 385 से 390 दिन के बीच पाया जाता है, यानी कि ऊंटों का जो गर्भ काल होता है वो 385 से 390 दिन के अंतराल से दिन के बीच होता है। 2 वर्ष के अंतराल से यह एक बच्चा देता है, यानी कि इसका जो गर्भ काल होता है
तो वो 2 वर्ष के अंतराल से एक बच्चा देता है, और यह पुनः दिसंबर माह में गर्भित करवाकर 3 साल में हम 2 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसको समय से गर्भकाल गर्भित करवाया जाए तो। पांचवें, बच्चों की नाभि में जीवाणु रोधक औषधियां लगवानी चाहिए, कि जो नवजात जो बच्चे होते हैं उनकी नाभि के अंदर जीवाणु रोधक जो औषधियां हैं उनको लगवाना चाहिए, और उनको विटामिन ए का टीका लगवाना चाहिए, और क्लोरम कोनिकल एक औषधि होती है जो बच्चों की मृत्यु दर को कम करती है। तो इस प्रकार से इनकी प्रजनन व्यवस्था को देखना चाहिए कि बच्चे की मृत्यु दर को कम करने के लिए उनको जीवाणु रोधक औषधि लगवाने के लिए विटामिन ए का टीका और क्लोरम कोनिकल औषधि है वो उसको देनी चाहिए। इससे बच्चों में मृत्यु दर की कमी आती है। इसके साथ में हम देखते हैं कि आवास व्यवस्था। पशुओं की आवास व्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए पशुपालक को? तो एक तो उनको खुली जगह है अधिक पसंद होती है, तो खुली जगह का ध्यान रखना चाहिए। धूप और बारिश से बचाने के लिए छाया भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक ऊंट को 70 से 100 सेंटीमीटर वर्ग फुट की जो आवास व्यवस्था आवश्यक है, उसी के अनुरूप उसको खुला वातावरण होना चाहिए। इसके साथ में जो आवास व्यवस्था होती है वह सामान्य धरातल से ऊंचा उठा होना चाहिए, ताकि बरसात का पानी उसमें न ठहर सके। तो इस प्रकार से सामान्य धरातल से जो उसकी आवास व्यवस्था है, आवास है, वो ऊंचा होना चाहिए। उसकी जो दीवारें हैं, 4 दीवारें जिसको हम बोलते हैं, वो कच्ची मिट्टी की हो सकती है, कच्ची ईंटों की हो सकती है, ताकि आवारा पशु उसके अंदर नहीं आ सके और बाहरी जो वातावरण की जो परेशानियां होती है वो भी उसमें नहीं पनप सके। तो इसलिए दीवारें कच्ची मिट्टी ईंटों से बनाई जा सकती है। ऊंटों की जो आवास है, बैठने का जो स्थान है, फर्श है, वो हम कच्चा भी रख सकते हैं और पक्का भी रख सकते हैं, क्योंकि कच्चा और पक्का दोनों हो सकता है। और पक्का रखने से क्या होता है कि जो पशु गोबर करता है, मूत्र त्यागता है, तो उसमें से वहां पर गंदगी नहीं हो पाती है, आसानी से उसकी सफाई की जा सकती है। तो इसलिए फर्श कच्चा भी रख सकते हैं और पक्का भी रख सकते हैं। ऊंट के आवास में जो बाड़े में उसकी जो नांद बनाई जाती है, नांद लाश बनाई जाती है, पशु के लिए जो चारे की व्यवस्था की जाती है, जिसमें चारा डाला जाता है, उसको नांद कहते हैं। तो वह नांद सामान्य धरातल से 3 फुट की ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्योंकि ऊंट की गर्दन लंबी होती है। तो इसलिए सामान्य धरातल से 3 फीट ऊंचा उठा करके वह हम नांद बना सकते हैं, जिससे पशु आसानी से चारा उसमें खा सकता है। और एक ऊंट के लिए जो स्थान की आवश्यकता होती है वह 70 से 100 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। तो जहां हम ऊंटों को समूह में रखते हैं, अधिक ऊंट पालते हैं, तो वहां पर इतना क्षेत्रफल रखना चाहिए कि एक ऊंट को 70 से 100 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है। उसी के हिसाब से हम उसके बाड़े की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आवास व्यवस्था है। अब ऊंटों के अंदर जो होने वाली जो बीमारियां हैं, कि नेक्स्ट वीडियो में हमने पशु रोग के बारे में जो अध्ययन किया था, लगभग वही रोग इसमें भी आ रहे हैं कि ऊंटों में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो ऊंटों में दस्त हो जाता है, आफरा आ जाता है। आफरा क्यों आता है कि अत्यधिक हरा चारा खाने से भी हो जाता है। पैरों की खुजली रोग हो जाता है, परजीवी प्रकोप बढ़ जाता है, सर्रा या तिवर्सा रोग होता है, वह भी पशुओं में होता है। और ये तिवर्सा रोग है ट्रिप्नोसोनी, जो एक परजीवी जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये फैलता है। एंथ्रेक्स है, गलघोटू है, निमोनिया, पशु माता जिसको प्लेग कहते हैं, आदि रोग, ऐसी बीमारियां इसमें पनप जाती है। तो इस प्रकार से हम इनमें होने वाले जो रोग है, रोगों की देखभाल हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।